Hello dear students, welcome back in Institute Foundation. Today's our topic is metal non-metal. That is very important chapter for class 10 board exams. इस मेटल में हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल में देखेंगे कि कैसे इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, और उसके अलावा देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसको जानने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करके। तो मेटल, देखो जैसे टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे पीरियड टेबल में जो हम इसी क्लास में आप लास्ट का जो चैप्टर है पीरियड टेबल उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो पूरे के पूरे पीरियड टेबल में आपको मेटल एंड नॉन मेटल ही मिलता है, ठीक है ना। कुछ मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो 95% जो परसेंटेज होता है पीरियोडिक टेबल में, तो मेटल और नॉन मेटल का ही होता है। इसीलिए इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपके क्लास में है, तो उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी होता है, और इससे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि पीरियोडिक टेबल में आप जितना ज्यादा हो सके लगभग मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लगभग 36 एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। एलिमेंट्स कैसे? 36 एलिमेंट में आपको उसके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। और लगभग उसके अलावा उसका सिंबल के साथ उसका नाम भी याद होना चाहिए, और उसके अलावा उस एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करना आना चाहिए, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। जो कि आप इसी क्लास में कुछ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मतलब कि प्रीवियस चैप्टर में, और जैसे ही पीरियोडिक टेबल आता है पीरियोडिक टेबल में भी आपको उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं पता है तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको इसी क्लास 10 की केमिस्ट्री सीरीज में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात कि जब भी हम मेटल नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि मेटल जो होते हैं उनको हम एक काम करते हैं, इस चैप्टर में आपको हम कंप्यूटर स्टडी करा देते हैं, जिससे कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसमें क्या अंतर होता है। एक्चुअली मेटल नॉन मेटल जो है हमें इसके बारे में तो पढ़ना ही है, साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो हम देख लेते हैं इनके एक एक करके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। पहले हम जनरल चीजें देखेंगे, उसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो मेटल जो वो होते हैं, ठीक है, मेटल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लगभग 90 के आसपास है, और ये लगभग हमारे पास 22 के आसपास है, ठीक है। और केमिकल अगर ये हम देखें तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। पहला पॉइंट जो है ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि आसानी से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। क्या करते हैं ये? आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। जबकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इसी में आप देखोगे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको नॉन मेटल ही मिलेगा, ठीक है। और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको मेटल में ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होता है जो एस ग्रुप में सबसे नीचे होता है मेटल में। तो हमारे पास जितना भी हम अगर आप जैसे हाई क्लासेस जाओगे तो आप जानोगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि जो बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, यानी कि अपनी तरफ ही उसको अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, हम इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन हमें मेन चीजें जाननी है वो यहाँ देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ साथ हम देखते हैं कि इसके अलावा मेटल जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और हीट को कंडक्ट करते हैं। जबकि यहां पर देखें अगर हम, तो नॉन मेटल्स जनरली जो होते हैं, नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं।
लेकिन इसके आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये आपको केमिस्ट्री में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सेप्शंस कहां पर हैं। रूल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम बताएंगे आपको। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हर जगह पर लगभग आपको कई सारे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो है मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो उनमें एक ग्रेफाइट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पर एक जो कार्बन की चारों वैलेंसीज होती हैं उसकी एक वैलेंसी फ्री रह जाती है। यहाँ पर कार्बन जो है सिर्फ 3 वैलेंसी से ही बॉन्ड बनाता है, एक वैलेंसी उसकी फ्री रहती है। और वो वैलेंसी जब हम जानते हैं कि किसी भी एटम की कोई वैलेंसी फ्री रह जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंसी डिनोट करता है एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो अगर एक वैलेंसी फ्री है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसका। इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री है तो यानी इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर सकेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसानी से हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको बता दूं मैं कि जो मेटल्स होते हैं उनमें सबसे मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, और नॉन मेटल में मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है हमारे पास जो है वो है सिलिकॉन। ठीक है, वो है हमारे पास सिलिकॉन। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है हाँ, एक काम करते हैं, हमारे पास पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। उसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये आसानी से ये किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसको हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में, देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होता है उसको चेक कर लीजिए जरा। जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होता है, ना ही सिलिकॉन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होता है, ना ही सिलिकॉन होता है। मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है कई सारे ऑक्साइड के फॉर्म मिलता है। और उसके अलावा H2O में ऑक्सीजन, H2O भी मिलता है ऑक्सीजन। और एयर में भी मिक्सचर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है ना, तो मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन होगा। और यहाँ पर जो मोस्ट अबंडेंट जो है मेटल है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको सबसे ज्यादा मात्रा में सारे मेटल्स में मिलता है। ठीक है, आइए एक करके अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करते हैं इनकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तरफ मेटल लिख लेते हैं और एक तरफ नॉन मेटल लिख लेते हैं, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो और समझ में भी आ जाए आसानी से। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास, उन पॉइंट्स पर हम सीधा इसको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास वो हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो मेटल होता है वो मेलिएबिलिटी हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे इसकी डक्टाइलिटी देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कंडक्टर। हम एक एक करके लिख लेते हैं जिससे कि बताने में आसानी है। कंडक्टर देखेंगे, कंडक्टिविटी चेक करेंगे हम इसकी, या कि इसको ऐसे कर सकते हैं, कंडक्टिविटी चेक करेंगे। चौथा पॉइंट हम देखेंगे इसका जो लस्टर यानी कि लिस्टर्स हम इसको बोलते हैं, या लस्टर भी बोल सकते हैं, यानी कि जो शाइनी सरफेस होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये कितना हार्ड हो, इसके हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। हार्डनेस के बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्गनेस के बारे में, हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसका सॉलिडिफिकेशन चेक करेंगे कि मेटल्स या नॉन मेटल्स में कौन सी चीजें सॉलिड होती हैं, कौन सी चीजें सॉलिड नहीं होती हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जितने भी आपको मैं रूल बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ आपको जरूर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, और एक्सेप्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा।
सॉलिड के बाद हम देखेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बाद हम देखेंगे इसकी डेंसिटी। डेंसिटी के बाद हम देखेंगे इसका जो है सोनरस। सोनरस मतलब होता है साउंड प्रोडक्शन होता है, साउंड की बात करते हैं हम, जो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब बता दें आपको कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें अपना एक खुद का कह सकते हैं कि साउंड का मेटल, मतलब कि एक कह सकते हैं कुछ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, मेटेलिक साउंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मेटेलिक साउंड। जैसे कि कोई कॉइन होता है, तो कॉइन अगर कहीं भी जमीन पर गिर जाए तो आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी कॉइन गिरा हुआ है। लेकिन अगर वहीं पर कोई भी नोट गिर जाए तो नोट पता ही नहीं चलेगा कि गिर गया कि नहीं गिर गया, वो आसानी से खो सकता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि करके इसके बारे में। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब ये होता है कि कोई भी जो है मेटल होगा वो आसानी से पतली शीट में, यानी कि शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, पतली सी चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरह से पीट करके, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल नहीं किया सकता है। किसी भी मेटल को अगर आप देखो तो अपने आसपास अगर देखोगे तो जो मेटल होता है वो पतली सी शीट में आराम से कन्वर्ट हो जाता है और इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी बताता है किसी भी मेटल को खींच करके, मतलब कि खींच करके उसको तार में कन्वर्ट किया सकता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर इतने डक्टाइल होते हैं कि उसको एक 10 ग्राम के गोल्ड को आप काफी लंबा तार बना सकते हैं। 10 ग्राम के गोल्ड को काफी लंबा तार बना सकते हैं, वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। बस उसको बहुत ज्यादा खींच कर रखा जाए, ठीक है। तो उसको आराम से, डक्टाइलिटी इतनी होती है कि सिल्वर के और गोल्ड की जो डक्टाइलिटी होती है आसानी से उसको खींच करके उसमें तार में कन्वर्ट किया सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को ही कन्वर्ट किया सकता है, ये और भी मेटल्स हैं जो इनको मतलब कि उसमें कन्वर्ट किया सकता है। जैसे कि आप जानते हो कॉपर और एल्यूमिनियम जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आसान, जिससे कि इनके द्वारा, इन्हीं मेटल के द्वारा जो बाकी के वायर होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर जो होता है, अगर मैं बात करूंगा कंडक्टिविटी में, आगे देखूंगा इसमें, तो कंडक्टिविटी में अगर देखेंगे तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि जो कंडक्टर, मतलब कि जितनी भी डक्टाइलिटी होती है उसमें, अगर हम देखेंगे जो है मेटल्स में, तो किसी भी मेटल को, जैसे हमारे पास ये मेटल है, ठीक है ना, इसको आसानी से अगर हम खींचें तो खींच करके आसानी से हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लंबे से तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे हम ग्रेफाइट के बारे में मतलब ग्रेफाइट कर रहे हैं, हम कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, तो कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, और दूसरा हीट का, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कंडक्टर होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसी वजह से इनके वायर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, और हीट के कंडक्टर होते हैं। इसी वजह से इनके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। इनके क्या बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते हैं। अब यहीं पर आता है एक एक्सेप्शन, जो कि ग्रेफाइट होता है। मैंने अभी बताया था इसके बारे में। ग्रेफाइट जो होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ग्रेफाइट कार्बन का ही बना होता है, और कार्बन का बना होने की वजह से इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसीज होती हैं। 4 वैलेंसीज में ये चारों से जो है बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। यहाँ पर क्या होता है कि 3 के द्वारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जबकि चौथा जो वैलेंसी होती है वो फ्री होती है। और चौथी वैलेंसी हमेशा, मतलब सभी वैलेंसीज जो होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती हैं, क्योंकि वैलेंसी जो है जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बनता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर उस वहां पर कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, तो यानी कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो फ्री होगा। और जैसे ही उसमें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करने लगता है, ठीक है। मूव करने की वजह से ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। नेक्स्ट देखेंगे हीट के बारे में। तो हीट जो होती है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। जितने भी यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाना वगैरह बनाने में, तो हम उसमें हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, मेटल के बने हुए ही यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि अगर मैं मेटल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास एक मेटल का रॉड है, ठीक है, मेटल का रॉड है, उसको एक छोर पर हम गर्म कर रहे हैं, एक पॉइंट पर गर्म कर रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो एनर्जी है इस पॉइंट तक भी पहुंच जाती है। इसी वजह से जो भी यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, तो उसको हम नीचे से गैस स्टोव या वगैरह जो भी जल रहा होता है नीचे जल रहा होता है,
लेकिन जो भी फूड पकता है उस यूटेंसिल के अंदर, वो चारों तरफ, मतलब कि उस यूटेंसिल के अंदर जो भी खाना प्रेजेंट होता है वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली पक जाता है। ऐसा नहीं कि नीचे ज्यादा पक जाता है, ऊपर कच्चा रहता है, ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्मली चारों तरफ पक जाता है। क्योंकि जो वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी चारों तरफ यूनिफॉर्मली पहुंच जाती है। जब तक एनर्जी चारों तरफ यूनिफॉर्मली नहीं पहुंच जाएगी तब तक इस जगह की एनर्जी जो है, इस जगह जो टेम्परेचर होता है वो लगातार इधर मूव करता रहता है। जैसे ही चारों तरफ का एनर्जी बराबर हो जाती है तो जो अंदर फूड प्रेजेंट होता है उसको आसानी से बराबर मात्रा में जो है हीट मिलती रहती है और खाना यूनिफॉर्मली पक जाता है। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लस्टर, शाइनिंग या शाइनी सरफेस को बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है शाइनिंग सरफेस होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं आप देखोगे कि उनका सरफेस जो होता है काफ़ी जो है शाइन करता रहता है, लेकिन जो है नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर फिर से एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि आयोडीन एक ऐसा जो है कह सकते हैं नॉन मेटल होता है जो शाइनी सरफेस रखता है। शाइनी सरफेस इसका होता है, ठीक है, इसका शाइनी सरफेस होता है। लेकिन जितने भी और जो दूसरे मेटल्स हैं, यहाँ पर अगर हम देखें जितने भी मेटल्स हैं वो उनका एक शाइनी सरफेस होता है। जैसे कि हम बात करें सिल्वर की, सॉरी आयरन की, सिल्वर की, गोल्ड की, एल्यूमिनियम की, ठीक है, कॉपर की, जितने भी मेटल्स होते हैं आप देखोगे वो फ्रेश अगर रहेंगे तो उनका सरफेस काफ़ी शाइन करता रहता है। अब आप कहोगे कि सर जो है आयरन तो नहीं चमकता है। बेटा आयरन भी चमकता है, लेकिन जो उसका जो डल सरफेस होता है वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में वो मॉइस्चर गेन कर लेता है, ठीक है, और वहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा डल सरफेस हो जाता है। लेकिन फ्रेश स्टेट में जो है आयरन भी जो है वो शाइन करता है, ठीक है। तो इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है स्टील, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्टील काफ़ी अच्छा जो उसका सरफेस होता है वो काफ़ी शाइन करता है। तो आई होप कितना समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अपनी बाकी चीज़ों को भी बनाते हैं। अगर मेटल हार्ड नहीं होगा तो उनका हम दूसरी चीज़ों में, जो भी अपने घरों में या जितना भी हम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे दरवाजे वगैरह बनवाते हैं या दूसरी चीज़ें बनवाते हैं मेटल से, वो कभी भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी का फ़ायदा उठा करके हम अपनी दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जिससे कि वो काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन ये है कि जैसे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना। ये मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको आप चाकू से, नाइफ से कट कर सकते हो, आसानी से कट हो जाएगा, ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं। और अगर हम हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस बिल्कुल भी जो है नॉन मेटल से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक एक्सेप्शन आ जाता है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूंगा तो जितने भी जो है नॉन मेटल होते हैं वो बिल्कुल भी क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है डायमंड की बात अगर हम करें तो डायमंड एक बढ़िया एक्सेप्शन है, क्योंकि वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है और कार्बन का ही बना होता है, पूरी तरह से कार्बन का बना होता है। क्योंकि कार्बन का बना होता है तो वो पूरा का पूरा क्या किसके अंदर आएगा, नॉन मेटल के अंदर ही आएगा। लेकिन दुनिया का जो है हार्डेस्ट मटेरियल जो है डायमंड ही होता है। हम समझ सकते हैं इसको कि क्यों इतना ये हार्ड होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कार्बन की जितनी वैलेंसीज होती हैं वो सब जो है बॉन्ड फॉर्म करके रखती हैं। कार्बन की जितनी वैलेंसीज होती है बॉन्ड फॉर्म करके रखने की वजह से वो मटेरियल जो होता है काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ये भी याद रखिएगा कि डायमंड जो होता है वो एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, जो बाकी के मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, बाकी के मेटल से भी ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गनेस की। तो मेटल्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा वेट होल्ड कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो स्ट्रॉन्गनेस हम किसी भी चीज़ का इस तरह से समझते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा जो है वेट को होल्ड कर सकती है। तो किसी भी मेटल के अगर तार से हम कितना ज़्यादा वेट लटका सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग होता है। कि अगर कोई भी मेटल का मैं तार बनाऊं और सभी मेटल को हम एक एक करके तार से अरेंज कर दें, यानी कि हम सभी एक हुक से एक तार अलग अलग मेटल से बने हुए तार को हम हुक से लटका दें, ठीक है, और उस हुक से
हम दूसरे एक बराबर मात्रा में वेट को हम एडजस्ट कर दें, तो देखेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा वेट होल्ड कर सकता है। जो मेटल से बना हुआ तार जितना ज़्यादा वेट होल्ड कर सकेगा वो मेटल उतना ही स्ट्रांग होता है। तो मेटल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर सकते हैं, कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वेट, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी वो नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसकी बात नहीं करते क्योंकि वहां पर तो हमने उसको ऑलरेडी समझा ही लिया है। लेकिन जितने भी नॉर्मल होते हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। हम सॉलिड की बात करते हैं। अब देखो सॉलिड, स्ट्रांग और हार्ड, ये जो है हम कह सकते हैं कि एक ही चीज़ के अलग अलग फॉर्म हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए इसको पढ़ते हैं अलग से, हम इसको डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए ये पॉइंट हमने अलग से बना रखा है। हम चूंकि जो भी चीज़ हार्ड है, जैसे स्ट्रांग है, हार्ड है, तो वो सॉलिड तो होगी ही। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड के फॉर्म में नहीं होते। किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उनका एग्जाम्पल है जैसे कि मर्क्यूरी जो होता है बहुत मतलब कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। वो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वो सॉलिड फॉर्म में पाया ही नहीं जाता। तो अगर जो मर्क्यूरी है वो ना तो सॉलिड फॉर्म पाया जाता है, ना ही स्ट्रांग होता है, ना ही हार्ड होता है। जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होगी वो कैसे स्ट्रांग होगी, ठीक है, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स के बारे में, तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाया जाता है। इसको हम एक एक करके बताते हैं आपको। अगर हम इसकी सॉलिडिफिकेशन की बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पाया जाता है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो गैसियस फॉर्म में हमारे पास जो है जितने भी, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म में पाया जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में बाकी की जो है जैसे कि आयोडीन है, वो ये सब पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि जो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन आपको कोई भी मेटल गैसेस फॉर्म में नहीं मिलेगा। कुछ एक मेटल ऐसा है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म मिलता है, बाकी सभी के सभी जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल में आप देख सकते हो तीनों फॉर्म में आपको चीजें मिलेंगी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। सभी एग्जाम्पल हमने बता रखे हैं। आइए देखते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं हम एक एक करके। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, डेंसिटी और सोनरस को, जिससे कि समझने में आसानी हो बार बताने में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास जो है डेंसिटी, और अगला पॉइंट है सोनरस, ठीक है ना, दिख रहा है इतना, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट उनका काफी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और जो होता है गैलियम। तो सीजियम और गैलियम ऐसे जो है मेटल्स होते हैं, उनको अगर हम अपनी हथेली पे रख लें, हथेली में रखते ही वो क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। तो सीजियम और गैलियम का जो है टेम्परेचर वो होता है लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है। ये अप्रॉक्स में लिख देता हूँ। तो इनमें जो अंतर होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। सीजियम का जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास जो होगा 28 डिग्री के आसपास आता है। सीजियम का जो है वो 28 डिग्री के आसपास आता है, जबकि गैलियम का जो है वो 30 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है ना। तो जो आप देख सकते हो कि 28-30 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे बॉडी का ही टेम्परेचर होता है। तो अगर हम अपने हाथ में रख लेंगे इन दोनों मेटल्स को, तो ये मेटल हाथ में आते ही क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। उसके अलावा सोडियम और पोटेशियम के मेटल्स के बारे में अगर बात करें तो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सोडियम का होता है 98 डिग्री सेल्सियस, जबकि पोटेशियम का होता है 64 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इस टेम्परेचर पर, यानी कि वाटर जितने टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू होता है उससे भी कम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे मेटल्स के बारे में बात करें, जैसे कि आयरन की बात करें, आयरन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हीट पर मेल्ट होता है। जैसे कि लगभग आयरन का जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है,
यानी कि जो भी आयरन से बना हुआ चीज होगा या जो भी आयरन मेटल होगा वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, इसके अलावा और दूसरे भी मेटल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं, और बॉयल तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, काफ़ी लो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी फिर से वही एक्सेप्शन आ जाता है डायमंड का। ठीक है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3500 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ पर जो है अगर मैं देखूँ, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं किसी भी मेटल से ज़्यादा मेटल जो है, किसी मेटल से जो डायमंड है ज़्यादा मात्रा में जो है हीट गेन कर रहा है मेल्ट करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है उसमें प्रेजेंट बॉन्ड पर। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जितना हम एनर्जी उसको देते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तभी वो चीज़ें ब्रेक होती हैं, मतलब कि यहाँ पर ही मेल्ट होना शुरू होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी की अगर हम देखें तो ये मेटल्स जो होते हैं हायर डेंसिटी इनका बहुत ज़्यादा होता है, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाई डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं डेंसिटी में लो डेंसिटी। ठीक, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। तो अगर मैं डेंसिटी बारे में बात करूँ तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जिनकी डेंसिटी जो है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। ये क्या होते हैं? लेस देन H2O, लेस देन H2O। इसका मतलब ये होगा कि जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, तो अगर किसी भी एलिमेंट की या किसी भी चीज की डेंसिटी वाटर से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वाटर पर आसानी से वो तैर सकता है, फ्लोट कर सकता है। ठीक है ना, तो वैसे तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर इनको हम पानी में फेंक देंगे तो ये एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। लेकिन अगर हम इनकी डेंसिटी के बारे में बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जितने भी पोटेशियम और ये सोडियम होता है, वो अगर हम पानी में उसको रखें तो पानी में वो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है वाटर से भी कम होती है। लेकिन अगर हम देखें बाकी के जो जैसे आयरन की जो डेंसिटी होती है, आयरन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर आयरन डेंसिटी के बारे में बात करें तो हमारे पास ये 7.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो डेंसर पार्ट होता है वो होता है हमारे पास इरिडियम। ठीक है, इरिडियम होता है IR, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे देख लीजिए ध्यान से, मैं ऐसे लिखता हूँ, जो इरिडियम होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी डेंसिटी लगभग होती है 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं उस मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ जो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, सब जो ऐसे मेटल जो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा डेंसर जो एलिमेंट होता है या मेटल होता है वो होता है रेडियम। तो वहाँ उसकी जो डेंसिटी होती है 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो सल्फर वगैरह जो होते हैं, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, उन सब की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है ना, तो इनकी हम बात कर सकते हैं कि जो जितने भी नॉर्मल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे कि सल्फर का जो है डेंसिटी होती है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं उनका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब इसके अगर नीचे बताऊंगा तो इसके नीचे हो जाएगा, मैं इसको हटा करके मैं फिर से ऊपर लिख लेता हूँ। बस एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो है हमारे पास सोलरस। ठीक है, तो सोलरस को ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम सोलरस के बारे में बात करें तो जितने भी मेटल होते हैं उनमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक मेटलिक साउंड होता है। अगर मेटलिक साउंड का मतलब ये है कि एक खनक होती है उसमें, जैसे कि जो हमारे पास कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स अगर कहीं पर भी गिर जाए जमीन पर तो उससे पता चल जाएगा, ये से हमें पता चल जाएगा कि कॉइन गिर गया है, क्योंकि जैसे ही कॉइन गिरेगा उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड को हम सुन करके पता कर लेते हैं कि सिक्का गिरा हुआ है और उसको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर हमारी जेब से नोट गिर जाए तो नोट गिरने पर पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जेब से कुछ गिर गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम दो आयरन मेटल्स के रॉड को हम आपस में ऐसे टकरा दें तो उसमें एक मेटलिक साउंड, एक खनक प्रोड्यूस होती है, जिसको हम सोनरस साउंड बोलते हैं या सोनरस बोलते हैं। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसमें कोई भी सोनरस साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है,
तो ये तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। आई होप कितनी चीजें समझ में आई हों। और अब हम आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो एक बात बता दूं मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने अभी भी बताया आपको कि जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि इस चैप्टर के मतलब केमिस्ट्री की जो भी बुक होगी उसमें सबसे लास्ट में एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप होगा उसमें से लगभग 36 एलिमेंट के आप जो है, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था और फिर से बता रहा हूं कि आप एटॉमिक नंबर, उसका नाम, सिंबल, ठीक है, और उसके अलावा उसका कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लीजिए। ये काफी काम आता है, काफी काम आता है। 36 याद कर लीजिए, वो जो कि आपकी कम से कम क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसके अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी मेंटेन कर देगी और काफी हेल्पफुल होगा क्लास 10th के दूसरे रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी मैं बात बताता हूं आपको कि अगर मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। करना क्या है, कोई भी ट्रिक ऐसे नहीं बताऊंगा कि जो आपको याद करने वाली ट्रिक। याद करने वाली ट्रिक आपको बहुत सारी पता होंगी। आपको याद करने के लिए जो है 36 एलिमेंट है उसको याद करना ही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि क्लास 10th की केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी की पूरी केमिस्ट्री बात कर रहा हूं, सिर्फ इस मेटल की, सिर्फ मेटल नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। पूरी केमिस्ट्री में आपको सिर्फ कुछ मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है बस। अगर इन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में अगर ध्यान रख लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री क्लास 10th की क्लियर हो जाएगी। आपको कुछ भी अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा। और मैं बाकी के आगे रिएक्शन भी बताऊंगा। जब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं अभी आगे, तो उसमें देखेंगे कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनमें आपको इन मेटल्स जो भी मैं मेटल्स और नॉन मेटल बताने वाला हूं उनमें से लगभग 95% रिएक्शंस उसी से होंगी बस। इन 36 में से लगभग 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें से आपकी क्लास 10th की 95% रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। अगर आप 36 में से उन 16 को भी याद कर लेते हो, उन 16 की प्रॉपर्टीज के बारे में भी याद कर लेते हो, तब भी इनफ रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स आसानी से निकल जाएंगे। केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि जो भी मैं अभी एलिमेंट बताने वाला हूं उसको आप क्लास खत्म होने के बाद, ये वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपनी पूरी बुक को देख लीजिएगा। उसमें उन मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा शायद ही कोई ऐसी रिएक्शन होगी जो उसके बाहर होगी। आप पूरी बुक देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन सी वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास है। पहला जैसे कि सोडियम, ठीक है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम भी नहीं, रुबिडियम से कोई भी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा मैग्नीशियम, चौथा कैल्शियम, पांचवा आयरन, छठा कॉपर, ठीक है, सातवां जिंक, आठवां एल्यूमिनियम। ये आपको मेटल्स में से याद रखना है, ठीक है, ये आपको मेटल्स में से याद रखना है। फिर नॉन मेटल्स में कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है क्लोरीन, पांचवा है ब्रोमीन, छठा है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, फिर सातवां है सल्फर और आठवां है जो है वह फास्फोरस। तो ये 8 मेटल और ये 8 नॉन मेटल, इन्हीं बारे में आपको अगर डिटेल से स्टडी कर लेंगे तो आपका कोई भी रिएक्शन पूरी की पूरी क्लास 10th की केमिस्ट्री में नहीं बचेगा, सब इसे सॉल्व हो जाएंगे। लगभग 95% की रिएक्शन की जो है गारंटी मैं ले रहा हूं। यहां पर लगभग आपके पास ये 8 मेटल और 8 नॉन मेटल अगर आप आसानी से पढ़ लेते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आप पूरी बुक पलट लीजिए, इनसे बाहर शायद ही कोई रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम जो भी रिएक्शन होगा जो 5% बचता भी है उसके बाहर हम देखेंगे एक चीज यहाँ पर एक नॉन मेटल छूट गया है, वो है हमारे पास कार्बन, ठीक है, कार्बन छूट गया। इन लगभग 16-17 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं बस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और जोड़ दूं, ठीक है ना, उसके ऊपर का ही है, तो हमारे पास लिथियम है।
तो लगभग 17-18 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो इसके बाहर का रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा या आप इसके बाहर का कोई भी रिएक्शन आता है। ठीक है, और भी बताता हूं, एक चीज और बता दूं, इसके पहले का एक चैप्टर है एसिड और बेस एंड सॉल्ट, तो वहां पर भी मैं आपको जब भी उसकी वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर भी आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में एसिड जो है सिर्फ 2 ही हैं, एक HCl, दूसरा H2SO4। HNO3 और CH3COOH से रिएक्शन बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, इक्का दुक्का रिएक्शन देखने को मिलेगी। यही 2 एसिड ऐसे हैं जिससे कि आपको वहां पर रिएक्शन कराया गया है। उसका वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर इसको मैं समझा दूंगा कैसे होता है और कैसे आप अप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि करके इनके बारे में स्टडी करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम समझते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी मैं आगे रिएक्शन बताने वाला हूं वो इसके बाहर शायद ही कोई ऐसा रिएक्शन होगा जो आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें अगर हम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखते हैं मेटल्स और यहाँ पर लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, और मैं लिख लेता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऊपर, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं आप लिख लेता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखता हूँ और 20 तक लाइन खींच लेता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ आसानी से आपको समझा सकूं। तो देखो, मेटल नॉन मेटल फिर से एक बात मैं समझा रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो लिमिटेड चीजों से रिएक्शन उसके बारे में बताया जाता है। बहुत ज्यादा रिएक्शन आपको यहाँ पर परेशान की जरूरत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई जाती है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में CP लिख सकता हूं इसको, C.P मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर पहला पॉइंट है ऑक्सीजन, दूसरा पॉइंट है H2O, तीसरा पॉइंट है एसिड, ठीक है, चौथा पॉइंट है क्लोरीन, ठीक है, और पांचवा पॉइंट होगा हाइड्रोजन। आई होप कि शायद उतना दिख नहीं रहा है, मैं इसको कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। ठीक है, ये रहा। ठीक, ऊपर है पहला ऑक्सीजन, दूसरा H2O, ये एसिड लिखा हुआ मैंने, एसिड, चौथा क्लोरीन, पांचवा हाइड्रोजन। इन्हीं के बारे में जितने भी मेटल सभी मैंने लिखे थे और जितने भी नॉन मेटल लिखे थे उन्हीं के बारे में स्टडी करना है। तो हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं होंगी, बस आपको घूम फिर करके वही एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। आइए कि करके देखते हैं ज्यादा बात नहीं करते हुए। पहला है रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, तो जब भी कोई भी मेटल अगर रिएक्शन करेगा किसी भी ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एयर ही हम पास कराएंगे, या हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ एयर लिखा हुआ है या रिएक्शन विथ ऑक्सीजन लिखा हुआ, बात एक ही है। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो एयर से मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं मेटल प्लस O2 इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब यहाँ पर मेटल कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए, अब मेटल्स जो होते हैं उनको मैं ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकता हूं हाईली रिएक्टिव मेटल्स में। ठीक है ना, यहां पर हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं मेटल्स को हाईली रिएक्टिव मेटल्स में, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, और तीसरा है वेरी लो रिएक्टिव मेटल, वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। पहला है सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद लिथियम जिसको हम बोलते हैं एल्केली मेटल। फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में हमारे पास आएगा एल्केली अर्थ मेटल्स सारे आएंगे, तो मैं लिख लेता हूं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम भी हम लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स में। तो वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो हमारे पास जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर के अलावा सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, ये सब आएगा।
तो ये दो एलिमेंट, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने अभी इसका नाम तो लिया ही नहीं है तो ये कैसे आ गया। तो आपको बता दूं कि इसका कोई रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपसे रिएक्शन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जब हम आगे इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे तो वहां पर ये दोनों एलिमेंट आएगा। तो ये समझना जरूरी है कि जब भी इनका रिएक्शन किसी भी चीज के साथ कराया जाता है, या कोई भी एसिड है या कोई भी या हवा है, ठीक है ना, एयर की बात करें, और उसकी जगह पर उसके अलावा H2O है, क्लोरीन है, तो उनके साथ रिएक्शन बहुत कम शो करते हैं, बहुत ही कम शो करते हैं, ठीक है। तो इनका हम यहाँ पर बताने में सिर्फ इतना है कि ये जितने भी मेटल्स हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। कम रिएक्टिव मेटल्स में सिर्फ आपको यही दोनों चीजें आपको पढ़नी होंगी, उनमें सबसे ज्यादा इसको पढ़ना होगा, उसको कम पढ़ना होगा, ठीक है ना। लेकिन जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, इसलिए आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल HRM, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, MRM, ये रहा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास है। तीसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर वेरी लो रिएक्टिव मेटल। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास है, कौन कौन से मेटल्स हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो है सोडियम, पोटेशियम, ठीक, सोडियम पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो आसानी से ये जो है रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, और आसानी से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, Na2O और K2O। अब आप इनकी रिएक्टिविटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जितने भी मतलब कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं उनको केरोसिन के अंदर पैक्ड फॉर्म में रखा जाता है, उनको एक्सपोज्ड हवा में रखा ही नहीं जाता। अगर वो एक्सपोज रखे जाएंगे एयर में तो वो आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ करके क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होते होते उसी जैसे जैसे रिएक्शन तेज होती जाएगी वैसे वैसे वो उसमें जो है एक्सप्लोजन होने लगता है। कहने में तो सिर्फ इतना है कि अगर सोडियम और पोटेशियम मेटल को हम खुले फॉर्म में रखेंगे या खुला रखेंगे, एक्सपोज रखेंगे, तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है बहुत तेजी से, और इतनी तेजी से रिएक्शन होती है कि उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है या आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम मेटल को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर पैक्ड शीशी या बॉटल से रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ये Na2 होगा और ये K2O होगा, ठीक है। इसी तरह से लिथियम भी केरोसिन में ही रखा जाता है। इसको लिख लीजिएगा कि ये जितने भी मेटल्स हैं इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। और ये सभी मेटल्स जो हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Li2O, ये ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। यहाँ पर इनकी रिएक्शंस के लिए आपको कुछ भी हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर अगर हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो मॉडरेट रिएक्शन में हमारे पास जो भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा और एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर ये भी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वो है मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जहाँ लिखेंगे हम MgO, ये लिखेंगे CaO और हम लिखेंगे Al2O3। Al2O3 यहाँ पर फॉर्म होता है। अब ये जो है उनसे कम, लेकिन ये भी काफी फास्ट रिएक्शन करते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, जो चूना होता है, उसको हम पानी भिगोते हैं तो बहुत तेजी से वो उसमें बुलबुले निकलते हैं, और जिस भी बर्तन में उसको रखा जाता है या जिस भी बर्तन में उसको भिगोया जाता है बर्तन काफी गर्म हो जाता है। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कैल्शियम जो होता है काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, और वो ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ भी अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जितने भी जैसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी ये फास्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी फास्ट, ये होता है वेरी फास्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी डेंजर नहीं होता है, कोई भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ना ही एक्सप्लोजन होता है और ना ही यहाँ पर फायर पैदा होती है, ना ही आपको यहाँ पर कोई भी मेटल ऑक्साइड जब फॉर्म हो रहा होगा तो आग नहीं पकड़ता है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये काफी रिएक्टिव होते हैं और मेटल के साथ का बहुत तेज से रिएक्शन ये करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है।
और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसको हम जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं आगे हम जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ये कैसे ये फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं वेरी वेरी लो रिएक्टिव मेटल, या कह सकते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लो रिएक्टिव मेटल्स भी कह सकते हैं। वेरी लो तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे वो उसकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। तो लो रिएक्टिव मेटल हम देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पर जो है एलिमेंट कौन कौन से हैं। कॉपर के बारे में ही हमें यहाँ रिएक्शन देखने को मिलती है, कॉपर के बारे में ही रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम चाहें तो सिल्वर के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर ये देखेंगे कॉपर के साथ जो है अगर ये रिएक्शन करेंगे तो ये बहुत ही तेजी से रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत स्लो रिएक्शन होती है और ये फॉर्म होता है CuO, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म होता है Ag2O, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनका जो है मेटल ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो जाता है। अब एक करके हम एक काम करते हैं कि इनका जो है हम स्टडी कर लेते हैं कि जितने भी ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले का जो चैप्टर है वो एसिड और बेस के बारे में है, एसिड और बेस के बारे में है। तो हमें ये भी देखना होता है कि इसके पहले हम ये समझ चलते हैं कि आपने एसिड और बेस पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम इसके बाद जो वीडियो आएगी वो एसिड बेस पर ही आएगी। तो एसिड बेस पर मैं इसको वीडियो बना दूंगा। तो जितने भी ये मेटल्स ऑक्साइड बनते हैं इनका जो नेचर होता है, इनका मैं यहाँ पर नेचर लिख दूँ तो इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी बेसिक होता है, ठीक है। ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये भी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर ऐसा नेचर होता है जो एसिड और बेस दोनों टाइप के रिएक्शन को शो करता है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। रिएक्शन की बात नहीं करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसी तरह एक और मेटल होता है जैसे कि जिंक। जिंक भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ZnO बनाता है और ZnO भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि ये जो जिंक ऑक्साइड है ये जो मेटल ऑक्साइड है ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। आई होप शायद नीचे नहीं दिख रहा है, मैं इसको कैमरे थोड़ा सा नीचे करता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। ये रहा, ठीक है ना। तो जब भी मेटल होता है जिंक होता है, जब भी ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा और वो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। यानी कि एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये होगा कि जिंक ऑक्साइड मेटल जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। कैसे करता है दिखाता हूं आपको कि ZnO प्लस HCl जब बनेगा, ZnO प्लस HCl बनेगा तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूं। तो यह बनेगा ZnCl2 प्लस H2O फॉर्म हो जाता है। यह बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। इसको काम करता हूं मैं ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, हमने देखा मेटल ऑक्साइड। अब एक एक देख लेते हैं इनका जो है नेचर कैसा होता है, वो आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सब हमने देखा। तो इनके साथ जो रिएक्शन होता है वो O2 के साथ रिएक्शन होगा। तो हमारे पास अगर मैं इसको 4 लिखूंगा तो 2N8 फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखूंगा तो ये O2 के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो ये बनेगा 2K2O, ठीक है। फिर ये O2 के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 लिख लूंगा तो 2MgO फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 2MgO। फिर यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ मैं तो इसको भी ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा 2CaO। नेक्स्ट होगा, मैं अगर इसको 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ कितना आता है, Al2O3। तो अगर मैं 2 लिख लूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमें 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर Zn की बारे में बात करते हैं। Zn जो है, Zn भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZnO बनाता है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। पहले हम इतने बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ऊपर की जितने भी ऑक्साइड हैं, ऊपर के जितने भी ऑक्साइड हैं, जैसे कि यहाँ तक की बात करता हूँ, तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। लेकिन ये जो है एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब, एम्फोटेरिक का मतलब ये होगा कि ये एसिड और प्लस बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करेंगे? एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा Al2O3, मैंने लिखा Al2O3।
इसका रिएक्शन जब भी हम कराएंगे तो वहां पर जो है वो HCl, जब भी हम जैसे HCl का साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैंने लिखा यहाँ पर 6HCl, ठीक है, मैंने लिखा 6HCl, तो ये फॉर्म हो जाएगा AlCl3, ये 2AlCl3 फॉर्म होगा और प्लस 3H2O फॉर्म हो जाएगा। ये तो हमने देखा एसिड के साथ, ये एसिड का है, ठीक है, ये एसिड का है। और यहीं पर अगर हम देखें बेस के लिए भी रिएक्शन शो करता है। बेस के लिए अगर हम देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है अगर Al2O3 प्लस हमने लिखा कि NaOH के साथ भी रिएक्शन शो करेगा, NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा और बनेगा क्या, NaAlO3 का NaAlO2 बनेगा, ठीक है ना, NaAlO2 बनेगा और प्लस H2 यहां पर भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और वो यहां पर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, यहां पर रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ, जबकि यहां पर रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ। तो ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपको एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से ये जो है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सेम उसी तरह से विजिबल है नीचे, तो मैं दूसरा भी बना देता हूं। जैसे कि पहला है ZnO प्लस HCl, तो ये फॉर्म होगा ZnCl2, तो यहां पर मैं 2 लिख लेता हूं, ठीक है, और प्लस H2O, ये फॉर्म हो जाता है। तो हमने देखा पहला हमने देखा इस एसिड के साथ रिएक्शन करा के देखा तो तब भी सॉल्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कराते हैं दूसरा रिएक्शन हमारे पास ZnO प्लस NaOH है, NaOH है, यहां पर मैं 2 लिख लेता हूं। तो ये आपको फॉर्म करता हुआ दिखाई देगा कि ये फॉर्म हो जाएगा आपके पास, ऐसे देख लीजिए, ZnOH का होल ट्वाइस प्लस Na2O, ठीक है। यहां पर आपको ये बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट, यहां पर जो है एक छोटी सी मिस्टेक है, यहां पर जो है ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा Na2ZnO, ठीक है, ZnO ये एक्वस बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये बनता हुआ दिखाई देगा, हमारे पास ये बेस बन जाएगा, ठीक है। और जबकि ये बनेगा सॉल्ट, सॉरी ये भी सॉल्ट होगा, वो भी सॉल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रिएक्शन कराया हुआ है NaOH से और एसिड से। यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, ये बेस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, नॉन रिडल्स के बारे में। तो नॉन रिडल्स जितने भी होते हैं, अगर आप देखोगे नॉन रिडल्स के बारे में या इसके बारे में देखेंगे हम नॉन रिडल्स में, तो नॉन रिडल्स जितने भी होते हैं वो कोई भी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आपको बहुत कम करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मैं अगर देखूं तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, कार्बन यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 2CO मिल जाएगा। यहाँ पर CO2 मिल करके क्या बनेगा, CO2 फॉर्म करता है, इस तरह भी बनता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बन गया, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के SO2 फॉर्म करता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कई तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जैसे कि N2O, ठीक है, NO2, N2O3, ठीक है। इस तरह से और भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ आपको कई सारी जो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये तो इसके अलावा जो भी यहाँ पर ये ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, अगर मैं देखूं यहाँ पर ऐसे लिख लूं, नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, तो यहां पर भी आपको ऑक्साइड फॉर्म होगा। और ये जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी ऑक्साइड यहां पर फॉर्म हो रहे हैं उन सब से क्या बनता है, एसिड बनता है। जैसे कि अगर मैं CO2 को H2O से मिला दूं, जैसे कि यहां पर मैं लिख दूं CO2 प्लस H2O, तो यहां पर H2CO3 फॉर्म हो जाता है। क्या बनता है, H2CO3। और यही H2CO3 जो एसिड फॉर्म होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 जो होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्शन करके ये फॉर्म कर लेती है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होता है, वो प्रेजेंस में होता है हमारे पास जो बादलों में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जो आप देखते हो बिजली कड़कती है, उसकी प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है ना। और वहां पर जो है
जैसे ये H2CO3 फॉर्म होता है और यही H2CO3 ऊपर से नीचे तरफ एसिड की फॉर्म में गिरता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जैसे कि SO2 है, SO2 भी हमारे पास H2O के साथ मिलकर के H2SO4 फॉर्म करता है। पहले तो ये बनता है H2SO3 में, फिर आगे ये बन जाता है H2SO4 में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये भी H2SO4 ही बनता है। तो जितने भी यहाँ पर आपको ऑक्साइड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, उन सभी से आपको एसिड फॉर्म होता हुआ मिलेगा। जैसे कि NO2 से भी मिलता है हमारे पास, NO2 से मिलता है, अगर हम H2O से रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 फॉर्म होता है। और हम जानते हैं कि HNO3 भी क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये नॉन मेटल्स में जितने भी ऑक्साइड फॉर्म होते हैं उन सब का नेचर एसिडिक होता है, जबकि जितने भी मेटल्स में ऑक्साइड फॉर्म होता है उनका नेचर जो है बेसिक और एम्फोटेरिक हो सकता है, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें समझ में आई हूँ। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं इनमें, अगर हम देखें तो न्यूट्रल भी होते हैं, इनके ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल मतलब कि उनमें ना ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, ना ही बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि H2O, ठीक है। H2O बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन तो है ही, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम रिएक्शन ही करा रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन का हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो वो एक न्यूट्रल एलिमेंट या कंपाउंड होता है, यहाँ पर ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। उसके अलावा हमारे पास जो भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे पास जो है न्यूट्रल होता है। उसके अलावा जो है NO भी है, ठीक है। NO वो भी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी न्यूट्रल कंपाउंड होता है। तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एसिड के बारे में बात करेंगे तो एसिड का जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। उसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी हमने पीछे बताया हुआ है, क्योंकि कुछ मेटल्स होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो उनके बेस पर भी उनकी रिएक्टिविटी हमें समझ में आती है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज भी अभी आपको इसी टॉपिक के बाद जितने भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे। और उसमें इसको याद रखिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा कि जितने भी रिएक्शंस जितने भी मेटल्स आपको उस रिएक्टिविटी सीरीज में बताए गए हैं पूरी केमिस्ट्री में, उसके बाहर का रिएक्शन आपकी पूरी बुक में नहीं है। 10th क्लास की केमिस्ट्री बात कर रहे हैं कि जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स लिखे हैं उन मेटल्स के अलावा कोई भी मेटल आपको रिएक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आपको पूरी केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई भी रिएक्शंस आपको पूरी बुक में नहीं मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास हुआ ऑक्साइड्स सारे। अब हम बात करते हैं दूसरा H2O से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं उसको हम देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए एक करके दूसरे उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास हमने देखा कि जितने भी ऑक्साइड से हमने फॉर्म किए वो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस जो है शो करते हैं। कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और कुछ जो है बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉर्मल हमने देखा कि जितने भी ऑक्साइड फॉर्म होते हैं या तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शंस जो है H2O के साथ, ठीक है। तो जब भी यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं मेटल्स, अब मैं इसको काम करता हूं, मेटल्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, सॉरी रिएक्शंस को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा H2O के साथ तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। कौन सा हाइड्रोक्साइड? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो यहां पर आप इस तरह लिख सकते हैं कि यहां पर क्या फॉर्म होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? OH। और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा, अगर मैं मेटल को M से लिख लूं तो OH यहां पर डिपेंड करता है। ये 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेटल की वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है ना। और नॉन मेटल जो होता है वो कोई भी रिएक्शन H2O के साथ शो नहीं करता है। तो यहां पर मैं पूरा का पूरा ब्लैंक कर सकता हूं, या कुछ भी रिएक्शन शो नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जितना भी मेटल होता है वो रिएक्शन शो करता है इसके साथ
H2O के साथ मैं एक एक करके लिख लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फिर से मैं वही रिएक्शंस लूंगा जितने भी वही मेटल्स लूंगा जो वहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। फिर दूसरा लूंगा मैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। और तीसरा लूंगा मैं लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये समझाने के लिए कि उसके अलावा कोई भी रिएक्शंस, कोई भी मेटल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है आपकी पूरी बुक की रिएक्शंस में। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास जो पहला नंबर आता है वह है सोडियम का, फिर दूसरा नंबर आता है पोटेशियम का। तो ये जो है वाटर के साथ बहुत तेज रिएक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये फॉर्म होता है NaOH, और ये भी वाटर के साथ बहुत तेज रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म करते हैं KOH, ठीक है ना, KOH। यहाँ पर भी हम देखते हैं, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम। तो H2O के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी H2O के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमको बैलेंस भी कराना पड़ता है क्योंकि रिएक्शन जो है बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमें ये 2 लिख लेंगे, यहाँ पर भी इसको 2 लिख लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो जरा ध्यान से कि इसके अलावा यहाँ पर H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2 और यहाँ पर भी H2 फॉर्म होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो है कॉपर। कॉपर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉपर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर में यहाँ पर जब भी H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2O के साथ रिएक्शन करने में ये इतना बहुत लो रिएक्टिव होता है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। हीट देनी पड़ती है, तभी ये रिएक्शन क्या करेगा, आगे परफॉर्म होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो है एल्यूमिनियम भी लिख सकता हूँ क्योंकि एल्यूमिनियम भी मॉडरेट में आता है। तो यहाँ पर H2 लिखूंगा तो हमारे पास यहाँ पर AlOH का होल थ्राइस रिएक्शन मिलता है, जबकि उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर H2 देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, H2 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो इनकी रिएक्टिविटी को हम समझाने के लिए आपको मैं बताता हूं कि ये जो वाटर है ये कोल्ड वाटर के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर लेगा। ये जो है कोल्ड वाटर के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि ये हैं, ये जितने भी हैं उनको अगर नॉर्मल वाटर यानी कि टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर का है उसकी बात कर रहे हैं, और ये जितने मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर यानी कि नॉर्मल से ठंडा जो पानी होगा उससे रिएक्शन कर लेगा। ये जितने मेटल्स हैं ये नॉर्मल वाटर या थोड़ा सा गर्म करने पर, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ मॉडरेट जो हॉट होता है उसकी बात कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको इतना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो है एल्यूमिनियम है, ठीक। उसके बाद है जिंक है, ठीक है। उसके बाद आयरन है। तो वैसे तो ये तो रिएक्ट थोड़ा सा अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर इसको मैं हटा सकता हूँ, यहाँ पर जिंक और एलिमेंट जो आयरन है और कॉपर है ये आपको पानी से रिएक्ट करते हुए नहीं दिखाई देंगे, ना ही गर्म होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वाटर की तो ना ही ये कोल्ड होना चाहिए, मतलब चाहे कोल्ड हो चाहे ये हॉट हो, ये आपको रिएक्शन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। ये कोई भी मेटल्स ऐसे हैं जो आपको पानी से नॉर्मल कंडीशन में जो है रिएक्शन करते नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है आसानी से रिएक्शन करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मैं अगर इसको एल्यूमिनियम की बारे में बात करूँ तो एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन होगा उसमें भी आसानी से नॉर्मल कंडीशन में वाटर आप रख सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल हम आसानी से करते हैं, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और आसानी से वाटर होल्ड कर सकते हैं, तो मैं इस रिएक्शन को घटा सकता हूँ, ठीक है। तो आसानी से आप देख सकते हो कि ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो एक्चुअली 4 मेटल्स हैं जो आसानी से वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये अगर आप सिंपली देखो तो यहाँ पर जो इसको आपको हॉट वाटर करना पड़ेगा, जबकि ये क्या है, ऐसे देखो मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ, कैल्शियम जो है वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है तो ये कोल्ड वाटर के साथ, और ये जो है कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। नॉर्मल्स में देखा कि कोई भी जो है नॉर्मल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी चाहे मेटल हो आप देख लो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, जो भी एलिमेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन जनरली शो नहीं करते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अगर एल्यूमिनियम है हमारे पास,
यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं, और जैसे कि आयरन भी है, आयरन भी स्टीम के साथ, यानी कि स्टीम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो वेपराइज फॉर्म में होता है, वहाँ पर कह सकते हैं मॉइस्चर जो होता है वो आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना, ये आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, यहाँ पर भी Al2O3 फॉर्म कर लेता है, ठीक है। लेकिन कॉपर है, ठीक है, कॉपर के अलावा सिल्वर है, ठीक है ना, इसके अलावा जो है हमारे पास प्लेटिनम है, ठीक है, ये जो है किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करते नहीं करते हैं, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो हॉट हो, और चाहे स्टीम हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और दे देता हूँ, स्टीम, वो किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारे पास एसिड के बारे में, अगला टॉपिक हमारे पास एसिड के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। एसिड के बारे में अगर हम देखें तो एसिड में हमारे पास जो है, अगर आप ध्यान देखना, मैं इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। दो पार्ट में डिवाइड करने पर आप देखो कि यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ मेटल्स, और यहाँ फिर से लिख लेता हूँ नॉन मेटल्स। तो जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और प्लस H2 गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है, H2 गैस लिबरेट करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो खुद जो है कह सकते हैं एसिड नेचर के होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन एसिड के साथ शो नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक करके देख लेते हैं कि इनके बारे में, और इनको स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कोई भी मेटल का हमने रिएक्शन कराया, मेटल को फिर से हम लिखेंगे उसी तीन पार्ट में, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, तीसरा है लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो अगर मैं इनके रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं, तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, वो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो एसिड में कौन कौन चीजें हो सकती हैं, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, इनके साथ जो भी रिएक्शन कराएंगे ये बहुत एक्सप्लोजिव होता है। ये क्या होते हैं, बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से ये रिएक्शन करते हैं, और बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, इतना तेज रिएक्शन करते हैं कि वो एक्सप्लोज हो जाते हैं वहां पर। तो इनमें क्या क्या फॉर्म होगा, इनमें फॉर्म होगा अगर ये इसके साथ बना हुआ है प्रोटीन साथ, तो ये NaCl फॉर्म होगा, नहीं तो अगर H2SO4 के साथ बना हुआ है, HCl के साथ अगर पोटेशियम बना हुआ है तो ये बनेगा KCl। और वहीं पर H2SO4 के बारे में बात करेंगे तो H2SO4 भी दो तरह का रिएक्शन शो करेगा, सोडियम पोटेशियम के साथ साथ। यहाँ पर मैं देखूंगा Na2SO4 बनता है, ठीक है, और यहाँ पर K2SO4 बनता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया हूँ। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के बारे में। तो हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास आता है मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी अगर आप देखोगे, मैंने जैसे ही बताया था कि आपको पूरी केमिस्ट्री में जो है एसिड का जो रिएक्शन है, वो एसिड में आपको सिर्फ दो ही चीजें देखने को मिलेंगी। वो होगा आपके पास जो है HCl, और दूसरा होगा H2SO4। इसके अलावा बहुत कम रिएक्शन देखने को आपको मिलती है। तो आपको यहाँ पर वही चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो भी आप एसिड लिखोगे, जो भी आपने एसिड यहाँ ले रखा है, एसिड ले रखा है, उस एसिड में दो ही चीजें होंगी, पहला HCl, दूसरा H2SO4। इन दोनों का रिएक्शन आपको ध्यान रखना है बस। आप चाहें तो H2SO भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी बुक में, तो सिलेबस में आपकी इसी बारे में रिएक्शन आपको बार बार बताया गया है, और जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इन्हीं बारे में रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और आपको इसको समझा रहा हूँ। तो जब भी आप मैग्नीशियम का और कैल्शियम का HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, तो HCl के साथ रिएक्शन करने पर हमें मिलती है MgCl2 और CaCl2, ठीक है। और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर मिलेगा हमको MgSO4 और दूसरा मिलेगा CaSO4, ठीक है। तो ये भी मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, कह सकते हैं इसको रैपिड रिएक्शन कह सकते हैं, इसको रैपिड रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं नॉट एक्सप्लोजिव, ठीक है ना। बहुत तेज रिएक्शन शो करता तो है, लेकिन नॉट एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो, जब यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है
और यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तेज रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों मेटल्स जो हैं इससे कम रिएक्टिव होंगी, ठीक है। उसी तरह से जब हम लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत कम कह सकते हैं, बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आयरन के बारे में, जिंक के बारे में, तो इनके बारे में अगर हम जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो होगा एसिड, ठीक है। एसिड अगर हम यहाँ लिखेंगे तो एसिड में हमारे पास फिर वही चीज है HCl और प्लस H2SO4। तो जब आयरन और जिंक का जो रिएक्शन होगा वो HCl के साथ होगा तो FeCl3, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म होगा ZnCl2, लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्म होगा FeSO4, ठीक है। यहाँ पर FeCl2 भी बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग कंडीशंस की बात कर रहे हैं। FeSO4 बनेगा और प्लस ZnSO4 बनेगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दो तरह के आपको कंपाउंड फॉर्म हो गए। तो ये जो रिएक्शन है वो आपको बहुत स्लो होता है, कह सकते हैं ये रिएक्शन जो कह सकते हैं इसको स्लो रिएक्शन कह सकते हैं, स्लो रिएक्शन इसको कह सकते हैं, इसके मुकाबले स्लो होता है। लेकिन अब हम चौथा पार्ट भी यहाँ पर ऐड करेंगे कि जो कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं। चौथा पार्ट में इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। चौथा पार्ट अगर मैं लिखूं तो चौथा पार्ट में अगर मैं लिखूंगा तो नॉन रिएक्टिव मेटल भी कह सकते हैं। नॉन रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास कौन कौन से होंगे, वो होगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कुछ ऐसे मतलब ये तो हो गया हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ अलग अलग रिएक्शन में देखे हैं। यहीं पर एक टॉपिक आता है, एक टर्म आता है एक्वारेजिया आता है। एक्वारेजिया जो होता है वो कह सकते हैं HCl और HNO3 का एक तरह से कह सकते हैं मिक्सचर होता है। अगर हम देखेंगे HNO3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे लिख लो HNO3 और HCl। तो HNO3 और HCl का जो यहाँ पर रेशियो होता है वो होता है 1:3 का। तो 1:3 मिक्सचर यानी कि 1:3 रेशियो में अगर हम 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट हमने HCl का ले लिया है, मान लो हमने इसको 10 ग्राम लिया हुआ है और इसको हम क्या लेंगे 30 ग्राम लेंगे, तो टोटल मिलाकर के जो 40 ग्राम बनेगा उसमें 10 ग्राम क्या होगा HNO3 होगा और 30 ग्राम जो होगा हमारे पास HCl होगा। तो इसको बोलते हैं एक्वारेजिया और ये बहुत कह सकते हैं हाईली कोरोसिव होता है। क्या होता है, हाईली कोरोसिव होता है। हाईली कोरोसिव होने की वजह से ये किसी भी मेटल को क्या कर सकता है, गला सकता है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो या कुछ भी हो, किसी भी मेटल को गला सकता है। आपको एक बात मैं बता दूं कि जितने भी गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ मतलब जितने भी सोनार होते हैं, उनके पास यही जो एसिड होता है एक्वारेजिया ही होता है। जैसे कि आपके घर में जो जितने भी गहने होते हैं उसको आप क्या कर ले जाते हो, सुनार के पास लेके जाते हो कि इसकी सफाई करवानी है, क्योंकि जो भी मेटल होता है वो समय के साथ साथ धूल मिट्टी के साथ वो चिपक जाता है और उसमें जो है काफी गंदगी जमा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि सुनार के पास उसकी सफाई करने के लिए लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो वो करता क्या है, वो इतना चालाक होता है, उसके पास होता है एक्वारेजिया। तो वो जब भी आप उसके पास जाएंगे तो आपके जो भी गहने होते हैं वो पहले तौल के आपके सामने दिखा देगा कि भाई इतना है, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है, आपको पर्ची बना दे देगा कि इतना पार्ट हमने लिया था, और आपको बता देगा कि धुलने के बाद, भाई सफाई करवाने ले जाए तो धुलने के बाद या सफाई कराने के बाद इसका कुछ मात्रा कट जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। वो ही क्या करता है कि बता देता है कि इतना कुछ मात्रा में जो आपका जो वेट है गहने का वो घट जाता है। और वो होता क्या है कि उसके अलावा आपसे वो आपको पर्ची भी दे देता है और कुछ पैसे भी लेता है। होता क्या है कि जो भी आप उसके पास बर्तन होते हैं, जो जिस बर्तन में भी उसके पास एक्वारेजिया होता है, कुछ इस तरह से वहां पर लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लिक्विड प्रेजेंट होने के बाद वो जैसे ही आपने उसमें गहने डाले तो जो भी वो होता है, चाहे वो सोने का हो या चांदी का हो, कुछ पार्ट आपके सोने आपके आभूषण से खुल करके निकल करके उस एक्वारेजिया में चला जाता है। वो क्या करता है, उस एक्वारेजिया में वहां पर कुछ पार्ट घुल जाता है। जब जो भी आभूषण है उसका ऊपरी परत निकल जाएगा, ऊपरी परत बाहर निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है एकदम चमकने लगेगा। थोड़ी देर बाद जब निकालता है तो उसमें एकदम जो भी आभूषण होगा वो चमकता हुआ दिखाई देने लगता है, तो आप भी खुश जाते हो, अरे भाई एकदम साफ हो गया। लेकिन वहां पर आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपके गहने से वो सोना चांदी निकल करके उसके एक्वारेजियम चला जाता है,
और उल्टा वो आपसे पैसे भी लेता है, आपने अपना सोना भी दिया और आपने पैसे भी लिया। अब होता क्या है कि उस एक्सपायरी से बाद में वो सोना क्या होता है, जो भी गोल्ड या सिल्वर होता है, वो बाद में केमिकल रिएक्शन थ्रू निकाल लेता है बाहर, और निकालने के बाद वो क्या करता है, उसको जमा कर करके बाकी चीजें भी उसमें इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि बाद में उसको निकाल करके अपनी चीजों में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, ऐसा होता है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से होता क्या है कि आपके जो आभूषण होते हैं, जो भी सोने चांदी होता है, उसका एक ऊपर का पूरा परत निकल करके एक पेरिजियम में घुल जाता है, और वो जो घुला हुआ सोना या चांदी होता है, वो जो सोनार होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, वो फिर से केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको प्राप्त कर लेता है, निकाल लेता है। तो ठीक है, वो अपने काम में भी बाद में इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह से थोड़ा सा वो जो है इस तरह से चीजें होती हैं। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आई होप कितना समझ में आया हो, ठीक है। तो हम इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम मेटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, तीसरा है लो रिएक्टिव मेटल्स। और लो रिएक्टिव मेटल्स के साथ साथ हम इसमें एक पार्ट और ऐड कर सकते थे कि जैसे ही लो रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास और भी, जैसे कि आयरन है, यहाँ पर आयरन वगैरह भी हम लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना। लो रिएक्टिव मेटल्स में हम यहाँ लिख सकते हैं आयरन, ठीक है ना। यहाँ पर मिल सकता हूँ कॉपर, आयरन, ठीक है, जिंक, और एक हम कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं। तो वहां पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड लिख सकते हैं, या पीटी प्लेटिनम लिख सकते हैं, या मर्क्यूरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब ध्यान से देखना कि हमारे पास पहला है हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये एसिड साथ रिएक्शन करके इस तरह के रिएक्शन फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ये दोनों क्या है, सॉल्ट है। ये भी दोनों क्या है, ये भी दोनों सॉल्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए तेज रिएक्शन करते हैं लेकिन एक्सप्लोजन नहीं होता है। लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो स्लो रिएक्शन करते हैं और इस तरह के सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। लेकिन नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए इनके लिए हमने एक्वेरियम बनाया, और एक्वेरियम एक ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जो लिक्विड होता है या ऐसा एसिड होता है या मिक्सचर होता है एसिड का, जो कि किसी भी मेटल को गला सकता है, किसी मेटल को घोल सकता है। यही एक्वेरियम होता है गोल्डस्मिथ के पास, और वो मैंने अभी बताया, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं। अब बात करते हैं हम इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत, या बात करेंगे इनके रिएक्शन जो है क्लोरीन के बारे में। देखते हैं कि करके क्या क्या हमें डिस्कस करना है आगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास जो है अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो होगा इनके रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास जो है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास इनके बारे में है, ठीक है ना। और हमारे पास जो है रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेते हैं एक एक करके। इसको थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देते हैं जिससे कि आपको ज्यादा विजिबल हो, ठीक। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास है। अगर आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में है या कोई भी दूसरी बुक है, उसमें आप जरूर देखिएगा, उसमें जो भी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है उसको याद कर लीजिएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना। इसके करके देख लेते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, उसके बाद आयरन है, टिन है, ठीक, टिन के बाद लेड है। अब लेड के बाद देखना है एक यहाँ पर H लिख के आता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, फिर कॉपर, ठीक, फिर मर्क्यूरी, फिर जो होता है सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लैटिनम। ये चीजें होती हैं, इनका ध्यान देना, ठीक है। ये है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये सीरीज बताती है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इसका रिएक्टिविटी है ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कह सकते हैं ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज हम क्यों पढ़ते हैं।
ये काम आता है, ये हेल्पफुल होता है। क्यों पढ़ते हैं? ये क्यों हेल्पफुल होता है हमारे लिए? किस में हेल्पफुल होता है? टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन, टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्पफुल होता है। ये बताने में हेल्पफुल होता है कि कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होगी कि नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं, आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, ये आपको इसी रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू पता चलता है। जैसे कि अगर मैं कोई भी रिएक्शन यहां लिखूं, समझिएगा ध्यान से, मैंने लिखा कि CaSO4, मैंने लिखा CaSO4, ठीक है, बस साफ लिख देता हूं, मैंने लिखा CaSO4, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं कैल्शियम कहां प्रेजेंट है, ये रहा, इसके ऊपर के किसी भी एलिमेंट को मैं यहां लिखता हूं, तब तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। लेकिन अगर इसके नीचे के एलिमेंट को, सॉरी मैं यहां पर सोडियम लिखता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इसके नीचे एलिमेंट को मैग्नीशियम लिख देता हूं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि मैग्नीशियम जो है कैल्शियम के मुकाबले कम रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम के मुकाबले कम रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है कि कभी भी इसके सॉल्ट से कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जब मैग्नीशियम इसके सॉल्ट से कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो ये आगे रिएक्शन परफॉर्म भी नहीं होगी। लेकिन सोडियम जो होता है इस कैल्शियम के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है कैल्शियम को इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करके ये दूसरा सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, वो होता है Na2SO4, और कैल्शियम को क्या कर देता है, अलग कर देता है। इस तरह की रिएक्शन भी आपसे पूछी जाएंगी बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसलिए भी आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए भी अगर आपको ये याद नहीं होगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं और भी रिएक्शन लिखूं, हमारे पास है, मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा पहला K2SO4। अब K2SO4 लिखा हुआ है आपके सामने, आपसे पूछा गया कि यहाँ पर Na2Na का रिएक्शन कराने पर यहाँ कोई रिएक्शन परफॉर्म होगी कि नहीं होगी, कोई रिएक्शन परफॉर्म होगी नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी तो आप आसानी से पता कर लोगे इसमें कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। मैं यहां लिख दूं FeSO4, मैं दो रिएक्शन लिखता हूं। मैंने एक बार ऐड कराया जिंक, फिर एक बार ऐड कराया लेड, तो एक में तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना, एक में तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, लेकिन दूसरे में रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो यहां पे लिख सकता हूं ZnSO4, तो ये परफॉर्म हो जाएगी, यानी कि ये होगा, लेकिन इसमें कभी भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से भी हम आपको ये आप समझ सकते हो कि कोई भी मेटल अपने ऊपर वाले मेटल से, ठीक है ना, कोई मेटल अपने सॉल्ट से अपने ऊपर वाले मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन कोई भी मेटल अपने सॉल्ट से अपने नीचे वाले मेटल से डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उस मेटल से कम रिएक्टिव होगा, तो कभी भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है वो समझाता हूं तुमको। एक्चुअली ये होता क्या है, होता क्या है कि जो भी मेटल्स होते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी मेटल, अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को निकाल करके दे देता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और जो होते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसकी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन छोटी थ्योरी समझ लीजिए कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं वो अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं, यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे एक होगा, चाहे दो होगा, चाहे तीन होगा, तीन ज्यादा नहीं, एक होगा, चाहे दो होगा, चाहे तीन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। तो अब यहां पर भी कंपटीशन होता है कि कौन सा मेटल कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो मेटल अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो मेटल उतना ही रिएक्टिव होगा, और
कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होगा वो आप आसानी से इस सीरीज से समझ सकते हैं। बस सिंपली आपको क्या करना है, याद करना है। जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा उतना ही सामने वाले मेटल के सॉल्ट से उतनी से इलेक्ट्रॉन को ले करके दे करके सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। लेकिन सामने वाला जो मेटल है वो उससे कम रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिखा Al2O3, ये लिख लिया मैंने, और मैंने लिखा यहां पर अगर Zn लिख दूंगा तो Zn कभी भी इसके सॉल्ट से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर यहीं पर लिख दूं मैं पोटेशियम, तो पोटेशियम आसानी से इस मेटल सॉल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर करके आराम से सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस चीजें समझ सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसको कराने के लिए, आप अपनी बुक से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं सारी रिएक्शंस को यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ऑलरेडी लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बन चुका है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिव सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये बहुत हेल्प करेगी आपको रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी और रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी, क्योंकि रिएक्शंस जो हैं काफी पूछी जाती हैं कि रिएक्शन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। यहां पे बात करते हैं, मैं फिर से यहां पे मेटल लिख लेता हूं, मेटल, एंड यहां नॉन मेटल लिख लेता हूं, मेटल नॉन मेटल लिख लेता हूं। यहां पे बात करता हूं मेटल, जब भी रिएक्शन जो है जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मैं फिर से वही चीजें लिख लेता हूं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, दूसरा लिखता हूं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तीसरा लिख लेता हूं लो रिएक्टिव मेटल्स, और चौथा लिख लेता हूं नॉन रिएक्टिव मेटल्स, नॉन रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां क्या लिख रखा है हाईली रिएक्टिव मेटल्स में, पहला सोडियम, दूसरा पोटेशियम। ठीक है, हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम आपको आसानी से लिख सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसको कैमरा इधर कर दूं जिससे तो मैं भी दिख दूं, मैं भी दिखूं, नहीं तो कैमरे बाहर हो जाता हूं मैं। ये हो गया हमारे पास सोडियम और पोटेशियम। अगर हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये बनेगा NaCl और प्लस यहां पर नीचे बनेगा KCl। ठीक है ना, ये बनेगा NaCl और KCl फॉर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हमें यहाँ पर ये 2 है तो यहां पर भी 2 लिखना पड़ेगा और यहां पर भी 2 NaCl हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास MgCa। ठीक है, पहला और दूसरा। तो यहां देखेंगे हम सिर्फ Cl2, तो यहां पर लिखेंगे MgCl2, और यहां पर लिखेंगे Cl2 तो यहां पर मिलेगा CaCl2। ठीक है, वहीं पर हम लिखेंगे लो रिएक्टिव में एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के बारे में लिखेंगे। तो यहां पर देखेंगे हम जब भी क्लोरीन का रिएक्शन होगा Cl2 में तो वापस लिखेंगे AlCl3 प्लस Cl2 इक्वल टू ZnCl2 प्लस Cl2 इक्वल टू यहां पर FeCl2 फॉर्म होता है। ठीक है, FeCl2 यहां पर फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आपको यहां पर रिएक्शंस देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए ठीक है। अब लेकिन जितने भी यहां पर नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। नॉन मेटल्स जो होंगे वो कुछ जो है नॉन मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस जो होगा वो आसानी, उसके अलावा जो है कार्बन है, दूसरा हमारे पास जो है वो होगा कार्बन। ठीक है, फास्फोरस है, कार्बन है, इसके जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये बनता है PCl3। इसके अलावा PCl5 भी बनता है। क्या बनेगा, PCl3 और PCl5 भी बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो है कार्बन की अगर बात करूंगा तो यहां पर भी कार्बन जो है, अगर मैं यहां 2 लिख लेता हूं तो यहां पर CCl4 फॉर्म करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है ये। ठीक है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये फॉर्म होता है। तो कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो आसानी से ये रिएक्ट करते हैं यहां पर। तो यहां पर इसकी रिएक्शंस हम देख सकते हैं कि अगर मैं CH4 का Cl2 से रिएक्शन कराऊंगा तो ये बन जाएगा CH3Cl, फिर मैं CH3 का Cl का रिएक्शन कराऊंगा Cl2 से
तो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा CH2Cl2, फिर मैं CH2Cl2 से रिएक्शन कराऊंगा, फिर Cl2 से, तो ये बन जाएगा CHCl3, ठीक है। फिर मैं CHCl3 का अगेन Cl2 से रिएक्शन कराऊंगा, तब ये आराम से बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से रिएक्शन परफॉर्म होती है। और हमें क्या करना होता है, अगर हमें ये बनाना है तो हमें सिर्फ मीथेन से क्या करना होगा, क्लोरीन से रिएक्शन तब तक कराना होगा जब तक ये परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा जो है हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन भी जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। क्लोरीन के साथ इसलिए रिएक्शन कराना जरूरी था क्योंकि क्लोरीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। क्लोरीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, इसलिए इसके बारे में ऐसे बताना जरूरी होता है। उसी तरह से जिस तरह से क्लोरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी हमारे पास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉन मेटल होता है। उसको भी हम एक करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में, यानी कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। और यहां पर भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल। यहां पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर HRM, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास हैं सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, फिर तीसरा है लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। और नॉन रिएक्टिव को मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी जब ऑलरेडी नॉन रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में बात करते हैं सोडियम बारे में, तो सोडियम में जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर NaH फॉर्म होता है, यहाँ पर भी जो है KH फॉर्म होता है। अब उसके अलावा सोडियम के अलावा कोई भी ऐसा मेटल नहीं होता है आगे कि जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सके। किसी भी चीज की रिएक्टिविटी या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी इस पर डिपेंड करता है कि उनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो कोवेलेंट हो। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड अगर फॉर्म हो जाएगा तो वो रिएक्शन परफॉर्म होगा। अगर कोई भी मेटल, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ही नहीं पा रहा है तो कभी भी रिएक्शन होगी ही नहीं उसमें। तो अगर हम दूसरे एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे कैल्शियम हो चाहे आयरन हो, ठीक है ना, चाहे जिंक हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, वो कभी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले ही नहीं सकता या हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। क्यों? हाइड्रोजन खुद ही एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देता है। लेकिन सिर्फ यही ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को फोर्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इसी वजह से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहां पर हमेशा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी कंडीशन में जो है यही एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये एक मेटल हाइड्राइड है। मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो हाइड्रोजन को फोर्स कर सके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें नॉन मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो HCl, H2O, H2S, PS3, NH3 हमको हर जगह देखने मिलेगा। तो जहां जहां पर भी आपको हाइड्रोजन देखने मिलेगा वहां पर हमेशा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आपको हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह आपको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। और उसके अपोजिट वाले नॉन मेटल्स में हमेशा पार्शियली नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, हमेशा पार्शियली नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर मैं HCl के बारे में लिखूंगा यहाँ पर HCl, तो HCl क्या करेगा, जितने भी आप देखो नॉन मेटल्स होते हैं
वो काफ़ी साइज में छोटे होते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इसी तरह सल्फर का बनेगा, सॉरी जो है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सल्फर ये H, फिर PH3 का PH, ये H और यह H, ठीक है ना। फिर NH3 का तो N भी ऐसे बनेगा, NH3 का भी ये H और ये रहा H। इसको N मत समझिएगा, ये N नहीं है एक्चुअली, ये H है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी नॉन मेटल्स हैं यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से यहाँ पर आता है। एक्चुअली यहाँ पर पार्शली होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, कोवेलेंट ही है, कोवेलेंट में ही ये डायपोल्स बनते हैं, ठीक है। डायपोल्स हमेशा कोवेलेंट बनता है, यही आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको हर जगह पर आपको हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ये तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स नॉन मेटल्स की, ठीक है। आगे के वीडियो में हम इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी देखेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे आगे की चीज़ों में, और कैसे देखेंगे कि मेटल्स जो है नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही।